दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों केमिस्ट्री की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 25, ठीक है। और आज दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रमुख शब्दावलियों का पार्ट 2, यानी इसका पहला पार्ट आपको दिया जा चुका है, आज आपका दूसरा पार्ट है। देखिए प्रमुख शब्दावलियां हैं क्या, कुछ ऐसे शब्द होते हैं केमिस्ट्री में जिसे लेकर आपके मन में बड़े कंफ्यूजन होते हैं। अगर उन शब्दों के बारे में हम लोग जान ले तो काफी मन के जो सवाल होते हैं वो अपने आप जो है समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ खास शब्दावलियां आज मैं लेकर आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो इसे देखना मत भूलिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों आप सभी से कि प्ले स्टोर पर स्टडी 91 का एप्लीकेशन आ चुका है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो बेशक आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो पाएगी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट वाइज वीडियो क्लास, एग्जाम वाइज वीडियो क्लास, हर तरीके की चीजें अवेलेबल है और ये सब पूरी तरह से निःशुल्क हैं। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है मंड। कितने लोग हैं जो मंड के बारे में जानते हैं, जल्दी से बता दीजिए। मंड के बारे में कितने लोग जानते हैं? कुछ लोग कहेंगे सर मैंने मंड तो नहीं सुना लेकिन माड़ मैंने सुना है। अक्सर जब चावल बनाया जाता है तो मम्मी कहती भाई इसका माड़ निकाल दिया गया, माड़ सर सुना है। कुछ लोग कहेंगे हाँ सर माड़ का नाम हमें एक दो बार और सुने, कब? जब एकदम सफेद जो कपड़े होते हैं ना उनको हम ले जाते हैं किसके पास, धोबी के पास, उससे जब कहते हैं भाई इसको माड़ी दे दो, माड़ी दे दो, और माड़ी देने से कपड़े एकदम क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। सर ऐसे दो तीन जगह इस्तेमाल किए गए शब्द हैं, क्या वही वाला मंड है? जी हाँ दोस्तों ये वही मंड है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बताता हूं। समझ में आ गया ना? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मंड की बात जैसे करते हैं तो पहली बात याद रखिए, मंड क्या होता है? यह एक तरह का स्टार्च होता है। क्या होता है? मंड एक तरह का स्टार्च होता है। स्टार्च कुछ अलग नहीं है, स्टार्च मंड ही है, ठीक है। कह रहा मंड स्टार्च का मंड एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। दोस्तों अगर आपको समझ में ना आए तो आप बायोलॉजी में जाकर देख सकते हैं, मैंने कार्बोहाइड्रेट, वसा और मिनरल्स पे काफी सारे वीडियो बना के रखे, वहां जाकर देखिए, डिटेल वीडियो है, यानी एक वीडियो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पर, ठीक है, तो वो याद रखेगा। तो कह रहा है कि एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, इसका रासायनिक सूत्र होता है C6, ऐसे याद रखेगा, C6H10O5, ठीक है। किसका? मंड का बता रहा हूं, C6H10O5 इसका रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या को आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण मंड का निर्माण होता है, ठीक है। तो याद रखें फिलहाल मंड का सूत्र क्या है जो आपके लिए जरूरी है, और मंड ही स्टार्च का एक रूप है, यह आपके लिए जानना जरूरी है। और मंड एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन बातें आप याद रखते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बाकी नहीं भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। अगला दे रहा है जो मंड है ना दोस्तों, ये केवल पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं। जंतुओं में स्टार्च और मंड नहीं पाया जाता, ठीक है, जीव जंतुओं में नहीं, सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाया जाता है, वनस्पतियों में पाया जाता है। लिख रहा है केवल पादपों में पाया जाता है। सभी पादपों के बीजों और फलियों माने जानते हैं ना, फली जो होती कली की तरह से होती, कली फूल बनता है और ये जो बीज होते हैं इन्हीं को फली बोलते हैं। तो कह रहा है बीजों और फलियों में यह एमाइलेज किसके रूप में? एमाइलोज के रूप में होता है, और ये एमाइलोपेप्सिन के रूप में भी उपस्थित रहता है। तो याद रखिए दोनों एक ही शब्द है, कुछ अलग नहीं है। आप सिंपल अपने शब्दों में आप एमाइलेज याद रख सकते हैं, ठीक है, या फिर ये एमाइलोपेप्सिन याद रख सकते हैं। तो इसी के रूप में ये मंड पाया जाता है पादपों के बीजों में। समझ में आ गया? इतना याद रखेगा। आगे लिख रहा है इसमें पादप की प्रकृति के अनुसार, यानी अलग अलग पादपों में आमतौर पर 20 से 25%, ध्यान दीजिए यहां आंकड़ा करा, 20 से 25% एमाइलेज और 75 से 80% तक एमाइलोपेप्सिन होता है। क्या होता है? एमाइलोपेप्सिन होता है। तो वैसे दोनों को हम आम बोलचाल की भाषा में एक ही समझते हैं, बट अलग अलग इसका रूप भी बताया गया है, तो इसको आप याद रखेगा। फिलहाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी चीजें इसमें याद रखने वाली वो मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं। करा मंड को आम बोलचाल की भाषा में माड़ कहा जाता है, माड़, ठीक है, तो याद रखेगा, ऐसा भी आप लोग जानते हैं। इसका उपयोग कपड़ों पर किया जाता है। जब इसका उपयोग कपड़ों पर किया जाता है तो हम उसे कहते हैं कलफ करना। क्या बोलते हैं? कलफ करना, या कभी कभी कहा जाता है माड़ी देना, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। करा भोजन में भी मंड का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मंड के कुछ अच्छे खाद्य स्रोतों में अनाज, चावल, आलू ये सभी आते हैं, सेम वगैरह आते हैं। खाना पकाने में मंड का उपयोग शोरबे को गाढ़ा करने में, जूस को गाढ़ा करने में किया जाता है। मंड एक बेस्वाद और गंध
रहित सफेद रंग का बारीक पाउडर के रूप में भी उपलब्ध रहता है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए बात आता है कि सर आपने मंड के बारे में इतनी बातें बताई, आपको अपने एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, तो सुनिए मैं बता रहा हूं। मंड एक स्टार्च होता है, पहला आप लाइन याद रखेगा। दूसरा लाइन याद रखेगा, मंड क्या होता है, याद रखिए पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। दो बात याद रखेगा, मंड का रासायनिक सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना हो जाएगा, C6H10O5, C6H10O5, 6 10 5, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट आप याद रखेगा कि मंड केवल और केवल पादपों में पाया जाता है। पांचवा पॉइंट याद रखेगा, मंड में क्या होता है, एमाइलेज होता है। क्या होता है, यह फलियों में एमाइलेज के रूप में मंड प्राप्त किया जाता है, इसको याद रखेगा। प्लस आम बोलचाल की भाषा में माड़, और इसको कलब भी कहा जाता है। इतना अगर आप याद रखते हैं तो फिर कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लेने से दोस्तों हमें त्वरित ऊर्जा मिलती, तुरंत बहुत फास्ट जो है ऊर्जा मिलती। यही रीजन है कि जब कभी आप जो है क्या लेते हैं, जूस वगैरह लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, तो आपके शरीर को तुरंत ऊर्जावान बना देता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का देखिए उसके नाम में ही छिपा है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो से कार्बन, हाइड्रेट से हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन तो लगा ही है, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में शर्करा होता है, ग्लूकोज का नाम सुना होगा, सुक्रोज का नाम सुना होगा, फ्रक्टोज का नाम सुना होगा, ये सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसलिए दोस्तों जब कभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जब आपको बड़ी थकान सी महसूस होता है, या फिर आपको लगता है कि शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तो आप क्या लेते हैं, आप ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी, ठीक है। तो ग्लूकॉन डी में क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, शरीर को त्वरित ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, त्वरित ऊर्जा मिलती है, बस इसीलिए हम लोग लेते हैं, तो याद रखेगा। लिख रहा है गन्ना हो गया, गन्ने का जूस कब होता है, गर्मी में ना, तो याद रखे जब आदमी बड़ा थका थका सा महसूस होता है, आप 2 ग्लास पी के देखो एनर्जी आ जाएगी। तो गन्ना हो गया, खजूर हो गया, चुकंदर हो गया, अंगूर हो गया, ये सभी इसके प्रमुख स्रोत हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में याद रखेगा स्टार्च या मंड को मुख्य भोजन के रूप में जाना जाता है। मंड जटिल कार्बोहाइड्रेट है, वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, कहा जाता भाई उनको कार्बोहाइड्रेट नुकसान करता है। क्यों, ये कार्बोहाइड्रेट उनके शरीर में पच नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है। इंसुलिन ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगर इंसुलिन नहीं है तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी। इसीलिए जो शुगर वाले रोगी होते हैं, जो मधुमेह या डायबिटीज के जो रोगी होते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट लेना थोड़ा मना होता है, ठीक है, कि यार कम कार्बोहाइड्रेट ले। क्यों, क्योंकि इससे दिक्कत हो सकती है। अब जो चावल होता है ना, अगर चावल से माड़ हटा दिया जाए और उसके बाद उनको चावल परोसा जाए तो उसमें कम कार्बोहाइड्रेट होता है। क्यों, अरे यार आपने माड़ तो पूरा बाहर निकाल दिया, और यही माड़ क्या है, ये लिख रहा है ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है। आपने जटिल वाला कार्बोहाइड्रेट उससे अलग कर दिया, तो सरल कार्बोहाइड्रेट ही उसमें बचा है, तो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। यही रीजन होता है कि माड़ को अलग करके उनको चावल दिया जाता है, ठीक है। मेरे घर में सब होता है, ठीक है, इसलिए जो है सारी चीजें पता है। आगे देखिए, कह रहा आलू हो गया, साबूदाना हो गया, चावल हो गया, अरवी हो गया, मक्का हो गया, इन सभी में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको देखना होगा वीडियो कार्बोहाइड्रेट का, तो आप YouTube पर लिखिए कार्बोहाइड्रेट स्टडी 91, ठीक है। उस समय मैं कॉपी पे पढ़ाया करता था, तब ये बोर्ड नहीं था हमारे पास, कैमरा भी नहीं था, ठीक है, तो मोबाइल से चीजें रिकॉर्ड करके पढ़ाई जाती थी। बायोलॉजी में मैंने पढ़ा रखा है पूरा का पूरा एक लेक्चर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, कर अगला पॉइंट है प्रोटीन। चलिए प्रोटीन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोटीन के बारे में भी आपको लेक्चर मिल जाएगा, वसा के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। आगे लिख रहा प्रोटीन, कर जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनका निर्माण एमिनो अम्ल से होता है, कभी कभी एमिनो एसिड भी कहा जाता है, तो अम्ल को ही तो हिंदी में, इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा जाता है, इसको तो एकदम अपने आप जेहन में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, एमिनो एसिड से होता है। लिख रहा है जंतु प्रोटीन। अब जंतु प्रोटीन का नाम ले लिया तो जाहिर सी बात है जंतु से बनने वाले उत्पाद जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, ये सब जंतुओं से प्राप्त होता है ना, तो याद रखें जंतु प्रोटीन है। उसी तरह से वनस्पति प्रोटीन भी है, जो पेड़ पौधों या वनस्पतियों से प्राप्त होता है, जैसे गेहूं, मूंगफली, बादाम हो गया, या अन्य सूखा मेवा जो हो गया, ठीक है, उससे भी प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है, काजू बादाम वगैरह, तो याद रखेगा। प्रोटीन की उपयोगिता ध्यान दीजिएगा, करा प्रोटीन शरीर का निर्माणकारी प्रमुख पदार्थ होता है, ठीक है।
एंजाइम के रूप में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है तथा एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की रोगों से रक्षा करता है। देखिए हमारे शरीर में प्रोटीन का काम क्या है, देखिए हर चीज का अलग अलग मायने होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है, उसका और कोई काम नहीं है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है ये उसे मजबूत करता है। उससे क्या होगा, अरे शरीर को रोगों से लड़ने में क्या हो जाएगा, मजा आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो किसी भी रोग को आने नहीं देगा। आज जो कोरोना वायरस आया इसमें यही कहा जा रहा है ना भाई, आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखें। तो इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत कैसे रखेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाला आइटम लो, कार्बोहाइड्रेट पे कम फोकस करो। ठीक है, प्रोटीन वाला आइटम लो ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से मजबूत हो जाए। ठीक है, और यही रीजन है। ठीक है, तो यहां याद रखेगा, लिख रहा आवश्यकता अनुसार प्रोटीन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा भी प्राप्त होती है। प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन के निर्माण में भी हिस्सा लेता है। तो इतनी बातें आप याद रखते हैं तो बड़ा अच्छी बात रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फैट के बारे में पढ़ लेते हैं, वसा के बारे में पढ़ लेते हैं। लिख रहा वसाएं जटिल कार्बनिक अम्लों वसी अम्लों द्वारा निर्मित होती है। इसको कहा जाता है फैटी एसिड। किससे बनी होती है, फैट बना होता है फैटी एसिड से। ठीक है, वसी अम्ल को ही फैटी एसिड कहा जाता है। तथा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन से हमें वसा प्राप्त होता है। ठीक है, दोनों तरह के भोजन से मिल सकता है। कहना वनस्पति की बात करें, देखिए वसा यानी फैट, फैट यानी तेल। तेल बताइए कहां से मिलेगा, नारियल लेंगे वहां से मिल सकता है, बादाम से मिल सकता है, और कहां से, सरसों वगैरह से मिल सकता है, मूंगफली से मिल सकता है। ये सब तिलहन है ना, तो जितनी भी तिलहनी फसलें होती हैं उन सभी का नाम ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपसे कहा गया वनस्पति से। ठीक है, दूसरा लिख रहा है पशुओं से भी मिल सकता है, जैसे पनीर, वहां से भी फैटी मिलता है, मक्खन हो गया, और आपका क्या बोलते हैं वो, अरे यार बर्गर वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, नाम देखें, चीज हो गया। ठीक है, चीज हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, इनसे भी फैट मिलता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा। करे वसा की उपयोगिता कहां हमारे शरीर में है, करे शरीर में भोज्य पदार्थ वसा के रूप में ही संचित रहता है। देखिए आपने इससे कार्बोहाइड्रेट लिया, वो तुरंत आपके शरीर को ऊर्जा दे देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर खाते रहोगे। आपको कुछ ऐसे पदार्थ भी लेने पड़ेंगे जो जाकर आपके शरीर में स्टोर हो जाए। जब कभी आप खाना ना खाओ, कोई भोज्य पदार्थ नहीं लेते हो, तब ये जो है काम करना शुरू करें। तो वही लिख रहा है कि शरीर में भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संचित रहते हैं। वसा शरीर में ताप नियमन के लिए, कोशिका निर्माण के लिए, या फिर जो बिगड़ गई कोशिकाएं हैं उनको सुधारने के लिए ये सभी कार्यों में भाग लेती है। तरह कार्बोहाइड्रेट की कमी की स्थिति में वसा से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जब कभी आप खाद्य पदार्थ नहीं लेते हो, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हो, तो याद रखिए उस समय हमारे शरीर को ऊर्जा इसी फैट से प्राप्त होता है। ये फैट गलने लगता है और उसी से ऊर्जा अपने शरीर को मिलती रहती थी। इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसलिए मैंने कहा प्रमुख शब्दावलियां हैं, बहुत सारी शब्दावलियां हैं, उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ग्लूकोज का नाम आप बार बार सुनते हो, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। क्या होता है ग्लूकोज, सुनो, लिख रहा है, करा यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल प्रकार है। मैंने बताया था ना ये, और वहीं अगर मैं बात कर दूं जटिल प्रकार कौन सा आता है, मंड। मंड आपका जटिल प्रकार है। और मंड के बारे में आप क्या जानते हो, शुरू में पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो सब याद रखिए। ठीक है, बताइए मंड के बारे में क्या जानते हैं। मंड को माड़ कहा जाता है, कलप कहा जाता है, कपड़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये जटिल कार्बन का रूप होता है। इसका रासायनिक सूत्र C6H10O5 होता है। क्या है बताओ, मोनोसैकेराइड है ना, सॉरी पॉलीसैकेराइड, मोनो नहीं, पॉलीसैकेराइड जो है यौगिक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। लिख रहा आगे, करा कि यह जलन में घुलनशील होता है ग्लूकोज। अरे तभी तो एक चम्मच डालते हो ग्लूकोज, आराम से घोलते हो और पी जाते हो, तो जल में घुलनशील है। लिख रहा है इसका रासायनिक सूत्र C6 होता है, H12 जस्ट दुगुना हो गया और O फिर 6 आ जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा C6H12 और O6। ठीक है, इसको भी आप याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। करा ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है, पानी में डाल के पीते होंगे तो पता तो होगा इतना ना, तो मीठा होता है। सभी सजीव कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है, वो प्रमुख स्रोत, साधन नहीं, प्रमुख स्रोत क्या है, ये ग्लूकोज ही है। लिख रहा है ग्लूकोज काजू, अंगूर और कई प्रकार के फलों में, कई प्रकार की जड़ों में, जैसे चुकंदर में, तनों में और गन्ने के रूप में, यह सामान्य रूप से बहुत सारे भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। लिख रहा है यह प्रमुख आहार औषधि है। इससे देह में, शरीर में उष्णता यानी गर्मी और शक्ति उत्पन्न होती है, शक्ति यानी एनर्जी पैदा होती है। तभी तो कहा जाता है ग्लूकोन डी लीजिए तुरंत शक्तिवान बनिए। तो याद रखेगा, मिठाइयों और सुराहों के निर्माण में भी इस ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लाइकोजन के रूप में यह ग्लूकोज हमारी यकृत यानी लीवर, यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर, और पेशियों में संचित रहता है। याद रखिए, यह हमारे शरीर में किस रूप में स्टोर रहता है, यह ग्लूकोज ग्लूकोज के रूप में नहीं, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है।
फिलहाल तो ये सारे टॉपिक बायोलॉजी के हैं, वहां मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखे हैं, बट आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। करा इसका अणु सूत्र पहले बता दिया हूं, C6H12 और O6 होता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा ग्लूकोज अंगूर तथा अंजीर सदृश मीठे फलों, कुछ वनस्पतियों और मधु, मधु माने जानते हैं ना, मधु हनी, ठीक है, तो मधु में यानी शहद में भी पाया जाता है। अल्प मात्रा में यह रक्त और मूत्र सदृश जांतव उत्पादों, लसिका, प्रमस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों में भी यह देखने के लिए मिलता है। खैर ये बायोलॉजी का पार्ट है, मैं बहुत ज्यादा यहां डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। आगे लिख रहा है स्टार्च, सेलुलोज, सेलोबायोस और माल्टोज सदृश कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से ही बने होते हैं। चीनी और दुग्ध शर्करा जैसी कुछ शर्कराओं में अन्य शर्कराओं के साथ यह संयुक्त रूप में पाया जाता है। देखिए कोई बहुत जरूरी नहीं है, आप थोड़ी बहुत बातें याद रखिए, वो ज्यादा सही है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा जरा। ऊर्ध्वपातन लिख रहा है कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस में बदल जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको ज्यादातर जो सामान्य तौर पर चीजें मिलती है उसमें ये होता है कि जो ठोस चीजें होती है सबसे पहले वो द्रव में जाती हैं, द्रव जब गर्म किया जाता है तो गैस में बदल जाता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा कंडीशन उल्टा होता है, यहां ठोस को गर्म करने पर वो द्रव में नहीं आती है, डायरेक्ट तो कहां बदल जाती है, वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही चीज यहां लिख रहा है कि कुछ पदार्थ को गर्म करने पर वो ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं, ठीक है, यानी वाष्प। वाष्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि जल के परिप्रेक्ष्य में वाष्प बोलते हैं, आप गैस बोलिए, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, ये तीन माध्यम होते हैं, एक अलग भी होता है, एक अलग होता है, माध्यम नहीं बोल सकते इसको हम, ये स्टेजेज हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे कपूर वगैरह, कपूर ठोस होता है लेकिन आप जब कपूर को जलाएंगे तो द्रव नहीं बनता है, कपूर डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस में तब्दील हो जाता है। उसी तरह से आयोडीन है, ये सभी एग्जांपल आप याद रखिए, पढ़ाया गया है। आप केमिस्ट्री में मुझे लगता है तीसरा या चौथा लेक्चर जाके देखिए, बहुत डिटेल में टॉपिक पढ़ाया गया, एक एक पॉइंट बताया गया कि कैसे जमता है, कैसे पिघलता है, कैसे इसका वाष्पीकरण होता है, कैसे इसका संघनन होता है, कैसे इसका ऊर्ध्वपातन होता है, कैसे इसका निक्षेपण होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गैस डायरेक्ट ठोस में आ जाता है, उसको निक्षेपण कहा जाता है। नहीं सुना होगा आपने, आप पढ़िए जाकर के, वीडियो बनाया गया है, सब कुछ दिया गया, इसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, करा सामान्यतः ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वो द्रव अवस्था, अब इतना बता दिया हूं, मुझे नहीं लगता कि वही बातें यहां पर लिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सीधे। ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है दोस्तों, देखिए ऑक्सीकरण, अपचयन, ये बड़ी कठिन बातें, ऑक्साइड, ये बड़ी कठिन कठिन शब्द हैं, तो केमिस्ट्री में इनके बारे में जान लेना बड़ा अच्छा है। सुनिए ऑक्सीकरण क्या होता है, लिख रहा है वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से मिल जाता है। भाई ऑक्सीकरण हो गया उसका, ऑक्सीकरण होना मतलब वो जाकर के ऑक्सीजन से मिल गया, उसी चीज को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोला जाता है। अथवा उसकी हाइड्रोजन निकल जाती है, ये मत याद करिए, आप सीधे याद रखिए कि वो ऑक्सीजन से मिल जाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। करा दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ये तो एक अलग भाषा हो गया, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, वही बातें हैं, ठीक है। तो याद रखेगा ऑक्सीकारक पदार्थ वे पदार्थ हैं, देखिए ये प्रक्रिया, ये ऑक्सीकरण है, ये पूरी प्रक्रिया है, और जो पदार्थ उससे जुड़ा है वो ऑक्सीकारक है। लिख रहा ऑक्सीकारक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट या नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, ये सभी ऑक्सीकारक पदार्थ में गिने जाते हैं। इसी तरह से एक शब्द है दोस्तों ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है किसी तत्व का ऑक्सीजन के संयोग से बनने वाला यौगिक, वहां पे ऑक्सीजन हट गया, यहां पे ऑक्सीजन के संयोग से बन रहा है। देखिए यहां पर देखिए, करा वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन से मिल जाना, ठीक है, कोई पदार्थ जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से मिल जाता है, यहां पर क्या है, ऑक्सीजन के संयोग से बनने वाला कोई भी पदार्थ। करा अधिकांश तत्वों, चाहे वो धातु हो चाहे वो अधातु हो, ठीक है, को ऑक्सीजन एवं वायु में जला करके एक नया यौगिक तैयार किया जाता है, ठीक है, जिसे ऑक्साइड का नाम दिया जाता है। लिख रहा पानी हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है, H2O, ठीक है, याद रखेगा। कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह भी उसी का एक रूप है। करा लोहे के पदार्थ में जमा जंग भी वास्तव में लोहे का ऑक्साइड होता है, ठीक है। लौह पदार्थों में जंग लगने की क्रिया में वायु में ऑक्सीजन और जलवाष्प की आयरन से क्रिया के परिणाम स्वरूप ही जंग लगता है, ठीक है। तो याद रखिए, कटे हुए सेब की सतह, अगर कुछ समय के लिए कटा हुआ सेब छोड़ दीजिए तो उसकी सतह पहले भूरी हो जाएगी, फिर बाद में धीरे धीरे हल्का ब्लैक होने लगती है, ठीक है। करा यह भी किसका कारण है, क्योंकि उसमें आयरन होता है, तो यह भी आयरन का ऑक्साइड होता है, वहां पर उस चीज को दर्शाता है। वस्तु में
सॉरी वस्तुतः सेब में आयरन यानी लौह तत्व पाया जाता है जो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और बाहर की जो सतह होती है वो हल्का भूरी हो जाती है। तो ये सभी चीजें आप याद रखिए, ऑक्सीकरण है ये, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। एक और शब्द इसी तरह से अपचयन। अपचयन क्या होता है जरा इसके बारे में जानिए। करा वह प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकल गई तथा हाइड्रोजन का संयोजन होता है, वहां उल्टा होता है, वहां ऑक्सीजन आता था हाइड्रोजन जाता था, यहां ऑक्सीजन बाहर जा रहा है और हाइड्रोजन आ रहा है, ये अपचयन होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के विपरीत की क्रियाएं हैं। करा आधुनिक परिभाषा के अनुसार अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं, आ गए ना तो अधिक हो गए, जब वही मुक्त कर देता तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। करा अपचायक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों का अपचयन करते हैं तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन, ये सब याद रखिए। विरंजन एक जबरदस्त शब्द है विरंजन, आपने कई बार विरंजन जैसे शब्दों का नाम सुना होगा, लेकिन क्या है विरंजन ये थोड़ा सा जान लेते हैं। लिख रहा है कि विरंजन रंगीन पदार्थों से रंग निकालकर उन्हें श्वेत करने की प्रक्रिया है विरंजन। यानी ऐसे समझ लो ना, जब किसी चीज में अशुद्धि मिली होती है तो चीज पूर्ण रूप से सफेद होगा नहीं, तो जब अशुद्धियों को दूर करेंगे तब वो साफ होता है, शुद्ध होता है, सफेद होता है, श्वेत होता है, तो इसी को बोलते हैं विरंजन। तो याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि इसमें से केवल रंग ही नहीं निकलता बल्कि प्राकृतिक पदार्थों से अनेक अपद्रव्य भी निकाले जाते हैं, अनेक अशुद्धियां भी निकाली जाती हैं। कह रहा अनेक पदार्थों को विरंजित करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे पदार्थों में रुई है, वस्त्र है, लिनन है, ऊन है, रेशम है, इन सबको बड़े सफाई से, बड़ी बारीकी से काम करना पड़ता है। लुगदी है, तेल है, चीनी है। भाई आप देखते हो चीनी इतना सफेद होता है, बनाने में अगर आप प्रक्रिया जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको मतलब घिन आ जाएगा, मतलब बहुत बेकार लगता है, वहां की दुर्गंध बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। तो याद रखें, लेकिन बनने के बाद वो चीज हर घर की नीड है, तो याद रखें विरंजन की प्रक्रिया से उसे भी गुजरना पड़ता है। करा ऊनी और सूती वस्त्र के विरंजन की कला हमने बहुत प्राचीन काल से ही सीख लिया था, इस चीज में तो हम निपुण थे, हमने दुनिया को दिया है वस्त्र, ठीक है। करा प्राचीन मिस्रवासी, यूनानी, रोमवासी तथा फिनिशिया वासी विरंजित सामान तैयार करते थे, पर कैसे करते थे इसका पता हमें नहीं है। प्लिनी ने कुछ पेड़ों और पेड़ों की राखों का उल्लेख किया है, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि यूरोप में डच लोग विरंजन की कला में अधिक विख्यात थे और इंग्लैंड में 14वीं शताब्दी में विरंजन करने के स्थानों का वर्णन मिलता है। 18वीं शताब्दी में इसका प्रचार वस्तुतः बहुत व्यापक हो गया। उस समय वस्त्रों को क्षारीय द्रव में कई दिनों तक डुबोकर धोते थे और घास पर कई सप्ताह सुखाते थे। इसके बाद वस्त्रों को मट्ठे में कई दिनों डुबाकर फिर से साफ करते थे, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। हमारे यहाँ कालीन वगैरह की प्रक्रिया का आप देख लो, कालीन जहां बनता है, भदोही चले जाओ, संत रविदास नगर भदोही, ठीक है, तो वहां पर जाके देखिए जो कालीन बनाने की प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे विरंजक की प्रक्रिया से उसे भी गुजरना पड़ता है, ठीक है। सफाई, बारीकियां और ये धुलाई करना, पक्के पेंट करना, वो सभी कलाएं आप समझ जाएंगे। और कालीन कितने समय पुरानी बातें, आप सोचो राजा महाराजा के यहाँ वो सारी चीजें इस्तेमाल की जाती थी, तो आप समझ सकते थे कि कैसे सब चीजें बनी होंगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब केमिस्ट्री में हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले, कार्बन और कार्बन के अपरूप, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो आपका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक चैप्टर और बचा है, ठीक है, उसको पढ़ाने के बाद ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री आपका समाप्त हो गया है। तो मुझे लगता है कि फिजिक्स पूरा पढ़ा दिया गया, केमिस्ट्री पूरा पढ़ा दिया गया, बायोलॉजी भी कॉपी पर पूरा पढ़ा दिया गया था। तो वही चीजें बार अब दोबारा से क्या की जा रही हैं, बोर्ड पर पढ़ाई जा रही हैं, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। वही चीजें, कुछ भी नया नहीं है, सेम टू सेम वही चीजें जो कॉपी पे बायोलॉजी पढ़ाया गया है, वही बायोलॉजी अब जो है आपको बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए मैंने बायोलॉजी को रोक दिया था। क्यों, एक बार पढ़ा चुका हूं, दोबारा उतना एफर्ट देने से अच्छा किसी जो छूटा हुआ विषय उसे कंप्लीट कर लिया जाए। तो इसीलिए मैंने दोस्तों एक बार इसको भी कंप्लीट करा दिया। इंडियन ज्योग्राफी भी आपकी कंप्लीट ही होने वाली है और लास्ट के 2 चैप्टर और बचे हैं, ठीक है। अभी तो मतलब जो चैप्टर चल रहा है इसके बाद 2 और चैप्टर बचे हैं, उसके बाद पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगी। देन हम लोग एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स हो सकता है या इन्वायरमेंट हो सकता है या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो सकती है। ये 3 सब्जेक्ट और बचे हुए हैं और तीनों में बहुत सारे पार्ट मैंने कवर करा दिए पहले। मैं शुरू करूंगा इन्वायरमेंट, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी लगातार कई दिनों से चल रही, तो फिर से ज्योग्राफी स्टार्ट करने से अच्छा है कि आप लोगों का थोड़ा सा टेस्ट बदल दिया जाए। इकोनॉमिक्स सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, और मैंने बहुत लंबे समय से इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा बातें मैं आपसे करूंगा। इकोनॉमिक्स सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, यानी इंडियन ज्योग्राफी जब समाप्त हो जाएगी तो हम लोग स्टार्ट करेंगे
इन्वायरमेंट में ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 10 लेक्चर है, 10 लेक्चर में आपका इन्वायरमेंट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पहले भी इन्वायरमेंट के टॉपिक पर मैं लेक्चर दे चुका हूं, ठीक है। उसको पढ़ाने के बाद 35 लेक्चर वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, उसके आगे का मुझे कंटिन्यू करना है, तो मुझे लगता है कि 30-35 लेक्चर उसमें और भी रहेंगे, तो उसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा। देन हम लोग इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ेंगे और सबसे लास्ट में जब सब कुछ पढ़ के खत्म कर लेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है कि जनरली हर एग्जाम में आता नहीं है, कुछ पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं और लोगों के मन में बड़े सवाल भी रहते हैं, लेकिन वो लास्ट में मैं कराऊंगा, ठीक है। अभी हमारे शेड्यूल में वो नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी से गुजारिश करता हूं कि बढ़िया से आप सभी पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए, अपने समय को जाया मत जाने दीजिए, बढ़िया से इस्तेमाल करिए। जितना आप यूज करेंगे समय आगे चल के उतना ही आपको आगे जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।